हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल होम पीसीएस में। ये हम देख रहे थे औरंगजेब के चैप्टर के बारे में, और औरंगजेब का चैप्टर का ये पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। तो पहला पार्ट आप जाके देखें, अगर नहीं देखे हैं तो दूसरा पार्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में बात करेंगे। तो औरंगजेब के समय दक्षिण में दो राज स्वतंत्र थी। दो राज ऐसे सल्तनत थे जो स्वतंत्र थे, एक था बीजापुर, दूसरा था गोलकुंडा। इनके अलावा मराठे भी दक्कन में शिवाजी को बहुत ज़्यादा चुनौती दे रहे थे। इनके अलावा शिवाजी के नेतृत्व में मराठे भी दक्कन में मुगलों को चुनौती दे रहे थे। दक्कन में औरंगजेब द्वारा लड़े गए युद्धों को दो भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन दक्षिण में दक्कन दक्षिण को बोला जाता था, तो दो भाग में औरंगजेब का युद्ध को बांटा जा सकता है। पहला है बीजापुर गोलकुंडा के विरुद्ध युद्ध, और दूसरा है मराठों के विरुद्ध युद्ध। तो मराठों में देखिए, जब तक शिवाजी मर नहीं जाता है तब तक मराठे से युद्ध लड़ता रहता है, और मराठे इसका पीछा नहीं छोड़ते। तो शिवाजी लड़ता है संभाजी, राजा राम और ताराबाई। ताराबाई देखिए 1708 से 1707 तक युद्ध लड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे टाइम पीरियड। थोड़ा स्पीड में क्लास लेके चलेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए। मराठे के संघर्ष के बारे में बात करें तो मुगलों का शिवाजी के साथ पहला जो युद्ध हुआ था वो 1656 से 57 के बीच में हुआ था। ये संघर्ष 1657 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब शिवाजी ने मुगल कब्जे वाले अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण कर दिया। देखिए, मुगल के कब्जे में था अहमदनगर और जुन्नार, वहाँ पे आक्रमण कर दिया कौन? शिवाजी। शिवाजी जो था ना, वो छापामार युद्ध प्रणाली में फेमस था, मतलब गुरिल्ला युद्ध प्रणाली करता था। छापामार, आदमी सोया रहता था और वहाँ पे लूटपाट मचा के भाग जाता था। तो 1659 में देख रहे हैं, शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के प्रतिनिधित्व अफजल खां से गले मिलते समय तलवार से उसकी हत्या कर दी। शिवाजी बहुत ही चतुर व्यक्ति था, कब क्या करना है वो सब अच्छे से जानते थे। 1660 ईस्वी में औरंगजेब का एक मंत्री था, सेनापति शाइस्ता खां, इसका मामा औरंगजेब का, मैंने बताया पहले पार्ट में। वो दक्षिण का सूबेदार था, और शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब इसको भेजता है, ठीक है ना, मराठे में शिवाजी पे आक्रमण करने के लिए भेजता है। लेकिन 1663 में क्या होता है, जब शाइस्ता खां सोया रहता है अपने महल में, शिवाजी ने 400 वीर मराठा सैनिक के साथ पूना स्थित महल पर हमला बोल दिया। जब पूना स्थित महल में शाइस्ता खां क्या कर रहा था, सो रहा था, और इतनी लूटपाट मचा, इतनी भगदड़ मचा कि शाइस्ता खां को भागना पड़ा कि जान बचा के भागो, यहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है, किधर से बम बारूद गिर सकता है। 1664 ईस्वी को शिवाजी ने सूरत बंदरगाह पे भारी लूटपाट मचाया और सूरत को अपने कब्जे में ले लिया। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने शाइस्ता खां की पराजय और सूरत की लूट से तिलमिला गया, एकदम तिलमिला गया औरंगजेब, और अपने एक सेनापति जो बहुत ही शक्तिशाली था, मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा कि जाओ शिवाजी को एकदम पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। और मिर्जा राजा जयसिंह एकदम गया, एकदम भारी भरकम सेना लेके, और मराठा जहाँ रहते थे उसको चारों तरफ से घेर दिया, और इतना मतलब तंग किया मराठों को, एकदम एकदम अपने अंडर में लेके, और एक एक किले को लगातार जीतना स्टार्ट कर दिया। अब विवश होके क्या किया कि मिर्जा राजा जयसिंह के साथ शिवाजी को संधि करनी पड़ी। तो ये बहुत ही फेमस संधि है, पुरंदर की संधि 1666 में हुई थी। बहुत जगह 65 भी लिखा रहेगा, तो आपको ध्यान नहीं देना, 66 में पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है ना। संधि के लिए बाद हो गया। इस संधि में क्या हुआ था, शिवाजी को 4 लाख वार्षिक छूट वाले 23 किलो को मुगलों को सौंपना पड़ा, 1-2 किले नहीं। देखिए, पुरंदर की संधि में 23 किले मुगलों को सौंपना पड़ा था, किसको? शिवाजी के। जब शिवाजी चैप्टर हम देखेंगे तो उसके बारे में और भी डिटेल्स देखेंगे। रायगढ़ सहित 12 किलो को शिवाजी के पास छोड़ दिया गया। बीजापुर के विरुद्ध मराठों को मुगलों के साथ देना था। बीजापुर के विरुद्ध जब युद्ध हुआ तो मराठों को मुगलों को साथ देना है, ये भी संधि में बात हुई। पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में सेवा के लिए भेजना पड़ा। औरंगजेब के दरबार में संभाजी किसके पुत्र थे? तो शिवाजी के। तो 500 मनसब भी औरंगजेब उनको प्रदान करता है। आइए थोड़ा और देखते हैं। सोलह सौ 66 ईस्वी में शिवाजी आगरा किले के दीवाने आम में औरंगजेब के सम्मुख उपस्थित हुआ, ठीक है ना, औरंगजेब के समय में उपस्थित हुआ। किंतु उचित सम्मान न मिलने के कारण वो वहाँ से बाहर चले गए। औरंगजेब उसको कोई वैल्यू नहीं दिया, शिवाजी को एक राजा की तरह नहीं, आम नागरिक की तरह लाइन में खड़ा कर दिया, और शिवाजी ने गुस्से में आके बाहर चला गया, जिससे औरंगजेब गुस्सा हो जाता है। शिवाजी के इस व्यवहार से औरंगजेब बहुत ही क्रोधित हो गया, और उन्हें ग्वालियर के किले में कैद करने का आदेश दे दिया।
ऐसा करने का आदेश दे देता है और 4 माह की कैद भी हो जाता है। 4 माह की कैद के बाद शिवाजी वहाँ से भागकर रायगढ़ में पहुँच गया। बहुत मुश्किल से वहाँ से भागता है और रायगढ़ किले में पहुँच जाता है। कहाँ पे? रायगढ़ किले में, ठीक है ना। 1670 में शिवाजी सूरत पे दूसरी बार लूट मचाता है और 1670 में दूसरी बार। देखिए संभाजी 1680 से 79 शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों की बागडोर संभाजी के हाथों में आ गई, किंतु 1689 ईस्वी में 89 ईस्वी में बहादुरगढ़ स्थित औरंगजेब के शिविर में संभाजी और मंत्री कवि कलश की हत्या कर दी गई, ठीक है ना। वो खत्म। संभाजी के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने मुगलों का विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक संघर्ष जारी रखता है। मुगल मराठा युद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गया। एकदम मराठा को स्वतंत्र रहना, मुगल भी ना भिड़ने का निर्णय ले लिया उससे कि हानि भी होती है हमारी। औरंगजेब की दक्कन की नीति के बारे में कहा जाता है, जिस प्रकार से स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को निस्तानाबूद कर दिया, उसी तरह दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को निस्तानाबूद कर दिया, मार दिया, काट दिया, एकदम तबाह कर दिया। और इसलिए दक्कन विजय की नीति औरंगजेब को इतना परेशान किया। औरंगजेब के धार्मिक नीति के बारे में देखते हैं कि किस तरीके का आदमी था औरंगजेब, धार्मिक नीति के मामले में क्या सोचता था। तो औरंगजेब जो था कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जिसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। कुरान में जो लिखा है हम वही करेंगे। मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत को दारुल हर्ष, काफिरों का देश, मतलब दारुल हर्ष का मतलब क्या होता है? काफिरों का देश। दारुल हर्ष मतलब दारुल इस्लाम, दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम बनाना, मतलब काफिरों का देश को इस्लाम का देश बनाना है, भारत को इस्लाम का देश बनाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम बनाना है, मतलब काफिरों का देश को इस्लाम का देश बनाना है। ऐसा उसका मुख्य लक्ष्य था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा उत्कीर्ण कराना बंद कर दिया। क्यों बंद करवा दिया? क्योंकि सिक्के अगर गैर मुस्लिमों के हाथ में पकड़े जाएंगे तो सिक्का पवित्र हो जाएगा, जिससे कुरान की बेइज्जती होगी, और इसलिए कलमा लिखवाना बंद कर दिया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, पारसी त्यौहार जैसे नवरोज का आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह, ये सब पे सबको बंद करवा दिया। सबको क्या बोला कि बंद करो। झरोका दर्शन, तुलादान दर्शन, सबको बंद करो, कुछ भी चालू नहीं रहेगा। तुलादान क्या होता था? साल में एक दिन ऐसा आता था जो राजा तराजू पे बैठ जाता था और राजा के वजन के बराबर सोने चांदी तौल दिए जाते थे, हीरे जवाहरात, और उसको गरीब में बांट दिया जाता था। वो सबको भी बंद करवा दिया। कौन? औरंगजेब। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया। ये तो अच्छा काम किया था जो अकबर ने भी किया था। सती प्रथा को पुनः कौन चालू कर दिया था? आप कमेंट में बताएंगे। तीर्थ यात्री कर को पुनः चालू कर दिया। तीर्थ यात्रा पे जो जाएंगे उसको कर देना पड़ेगा। सती प्रथा का प्रतिबंध, इनका मेन मोटिव वो नहीं था कि अच्छे काम के लिए। ये मतलब सती प्रथा में क्या होता था कि अपने पति के साथ स्त्री को सती होना पड़ता था। तो उसमें औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य था कि पति मर जाएगा तो औरतों को अपने हरम में रख लेता था ये औरंगजेब, और उसके साथ जो मन होता था वो करता था। 1668 ईस्वी में दशहरा, दिवाली, होली जैसे पर्व को मनाना बंद करवा दिया कि सबको बंद करो, कुछ नहीं मनेगा। औरंगजेब 1679 में जजिया कर को पुनः चालू कर दिया। देखिए जजिया कर अकबर ने ही बंद करवाया था और फिर से चालू कौन करवा दिया? औरंगजेब ने। हिंदू विद्यालयों, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। जितने भी हिंदू द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, विद्यालय, सबको तोड़ो, तो सबको तोड़ एकदम ध्वस्त कर दो। तो मथुरा में केशव राय मंदिर, गुजरात सोमनाथ मंदिर और बनारस विश्वनाथ मंदिर सबको ध्वस्त करवा दिया। कुछ अवशेष बचे रह गए जो आगे जाके नए राजा जब बने तो इनका थोड़ा सा डिजाइन विजाइन तैयार करवाया, मरम्मत करवाया। जनता शरीयत कुरान के अनुसार जिंदगी जी रही कि नहीं, उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया कि जनता जो है हमारे देश में वो कुरान के हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है या नहीं, उसके लिए एक विभाग बना दिया। उस विभाग का नाम था मुताशिब। इसी कारण जनता ने इसको जिंदा पीर की उपाधि दिया कि इसको जिंदा पीर कह सकते हैं। और जिंदा पीर कहने का कारण था कि धार्मिक कट्टरता, अपने धर्म के लिए एकदम कट्टर इंसान था ये, कि कुरान के अनुसार ही ज़िंदगी जिया जाएगा, ऐसे नहीं जिया जाएगा। औरंगजेब की राजपूत नीति क्या थी? राजपूतों के लिए हमेशा भयभीत रहता था राजपूतों से, क्योंकि जब अपने दादा परदादा की कहानियाँ पढ़ता था कि बाबर ने कैसे राणा संगा को युद्ध लड़ा, कैसे बाबर हारते हारते जीता, अकबर ने कैसे महाराणा प्रताप से लड़ा, और जितने भी कहीं ना कहीं भयभीत करता था औरंगजेब को, राजपूतों को।
तो किसी भी राजपूत से युद्ध नहीं लड़ा, वो मतलब दूर ही रहता था कि इसको छेड़ना गलत है। तो औरंगजेब के समय मैन राजपूत थे आमेर के राजा जय सिंह, मारवाड़ के जसवंत सिंह, मेवाड़ के राजा जय सिंह। फिर आज 1679 ईस्वी में मारवाड़ के शासक जशवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ पर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य पे मारवाड़ पे वो किया हमला बोल के मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अतः जसवंत सिंह के सेनापति, मतलब मारवाड़ पे जो था जसवंत सिंह, उसका एक सेनापति था दुर्गादास। ये बहुत कट्टरता से एकदम लड़ा, एकदम मुगलों का छक्के छुड़ा दिया, मतलब मुगलों का पसीने छुड़ा दिया, आसानी से जीतने नहीं दिया किला को, और बहुत ही साहसी व्यक्ति था। तो औरंगजेब का हालत ख़राब हो गया इसमें। तो कर्नल टाड एक साइंटिस्ट है उस ज़माने के, मतलब एक व्यक्ति है, इसको दुर्गादास को राठौरों का यूलिसिज कहा। यूलिसिज मतलब क्या होता है कि यूनान का महान योद्धा, यूनान के महान योद्धा से तुलना कर दिया किसका? दुर्गादास का। थोड़ा सा और है, हम थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं, अगर आपको जल्दी पढ़े मतलब धीरे धीरे पढ़ना है तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे। दुर्गादास जो था औरंगजेब के बेटा था, एक शहजादा अकबर, अपने संरक्षण में संभाजी के पास पहुंच गया। देखिए ये औरंगजेब का एक बेटा था, अकबर नाम था, मैंने बताया था पहले पार्ट में। और अकबर क्या करता है, औरंगजेब से विद्रोह कर देता है और अब चला जाता है किसके पास? दुर्गादास के पास। और दुर्गादास के द्वारा संभाजी के पास चला जाता है। संभाजी के पास बात विचार हो ही रहा था कि वहाँ औरंगजेब पहुँच जाता है और अकबर को फारस से अरकान भागना पड़ता है, ईरान, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। 1709 ईस्वी में बहादुर शाह मारवाड़ का एक शासक था अजीत सिंह, और वहाँ का स्वतंत्र नियुक्त कर दिया। मारवाड़ का जो शासक था अपने आप को स्वतंत्र नियुक्त कर दिया अजीत सिंह, ठीक है ना। अब जितने भी औरंगजेब के बाद जो राजा आएंगे एकदम कठपुतली राजा, कोई काम का नहीं, एकदम तेज आवाज़ में भी बोलने से डरते थे। औरंगजेब के शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासक थे। इम्पोर्टेंट नोट आप कह सकते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट एक तरीके से आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। और मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस लग रहा हो। औरंगजेब के शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासक थे। कुरान की आयतें लिखकर टोपी सिलकर अपना पैसा कमाया था। देखिए औरंगजेब है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये टॉपिक। औरंगजेब है ना खुद कुरान की आयतें लिखता था और उसको बेचा करता था बाज़ार में, और बेच के पैसे कमाता था। और टोपी सिलता था, टोपी खुद ही सिलता था और टोपी सिल के भी पैसे कमाता था, बेचता था उसको भी। और कुरान की आयतें लिख के जो पैसा कमाया था उससे कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर इसी पैसे का कफन उड़ा देना और मेरा मुंह खुला रखना, कि ताकि मैं खुदा से बातें करता रहूं और मेरे चेहरे को खुला रखा जाए, ऐसा कहा था औरंगजेब ने। और टोपी सिल के जो पैसा कमाया था उसको गरीबों में दान कर दिया करता था, और जो पैसे थे उसके मरने पे उस पर लुटा दिए गए। महाकवि देव को उसने संरक्षण भी दिया था, एक कवि था उसको संरक्षण दिया था। औरंगजेब के समय फारसी संगीत पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई है। तो संगीत को तो विद्रोह था औरंगजेब, लेकिन उसी के समय फारसी संगीत पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई। मतलब टीका इसलिए लिखा जाता था कि मतलब औरंगजेब ने तो बंद करवा दिया, लेकिन चोरी छुप के ये काम होता था। औरंगजेब को पता लगता था तो पकड़ के मारता था, उसको बंद करवा देता था जेल में। और हिंदू प्रशासक भी औरंगजेब के समय ज़्यादा था। स्थापत्य कला में देखें औरंगजेब तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का एक निर्माण किया, बीबी का मकबरा, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ दे कि लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया है तो औरंगजेब ने किया है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक पुत्री थी जेबुनिस्सा कौन थी? पुत्री थी जो कृष्ण भक्त थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बीवी का मकबरा क्या है? बीवी का मकबरा इसका एक मैंने बताया कि एक पत्नी थी, रबिया उद्दुर्रानी उपाधि था, प्यार से उसको रबिया बीबी बुलाता था उसको, तो उसी का मकबरा है। और औरंगाबाद में इसे मतलब ताजमहल के डुप्लीकेट बनाया औरंगजेब ने, और बहुत सारे इतिहासकार उसको ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा और। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो मुअज्जम सबसे बड़ा पुत्र था, उसके बाद आजम और कामबख्श। तो मुअज्जम सबसे पहले हमला कर देता है
आजम पर जो होता है जजाऊ का युद्ध होता है 1707 में। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है उसी समय आजम की भी कहानी खत्म हो जाती है, मार देता है। उसके बाद 2 साल के बाद हैदराबाद में 1709 ईस्वी में कामबख्श पे युद्ध हमला बोल देता है मुअज्जम, और कामबख्श को भी युद्ध में हरा के मार डालता है। तो मुअज्जम बचता है। दोनों भाई को हराने के बाद गद्दी का दावेदार कौन हो गया? मुअज्जम। दोनों भाई को हराने के बाद गद्दी का दावेदार कौन हो गया? मुअज्जम। अब मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठता है। इनका एक और अन्य नाम था शाह आलम प्रथम। तो एक शाह आलम द्वितीय भी बैठेगा। तो बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे जब बैठेगा तो वहाँ से उत्तर मुगल चालू हो जाएगा। ये एक कठपुतली राजा रहता है, एक तरीके से एकदम नाम का राजा, और कोई काम धाम नहीं रहेगा, तो ऊंची आवाज़ में बोलने से भी डरता है। इसी तरह उत्तर मुगल में कुछ राजा आएंगे और ज़्यादा काम नहीं करेंगे। उसके बाद मुगल का चैप्टर द एंड हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि औरंगजेब ने अपने जीवन में कितने कार्य किए, कितने कार्य नहीं किए। मैंने दोनों पार्ट पढ़ा दिया है औरंगजेब का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कुछ कीजिए या ना कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, तो हमको अच्छा लगेगा। नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहेंगे। तो आपको अच्छा लगा तो ठीक है, और कुछ छूटा है अगर क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हम मुग़ल का जब शासन प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें औरंगजेब का छूटे हुए पार्ट को और भी देखेंगे, शिवाजी में औरंगजेब के छूटे हुए पार्ट को और भी देखेंगे। तो अभी जब चैप्टर वाइज हमारा क्लास स्टार्ट होगा तो सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, बने रहें, एकदम शुरू से चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर जो भी होता है बनता है कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।